हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके सामने होंगे 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। और दोस्तों आपको डेली बाल विकास एवं शिक्षण विधि की सीरीज में डेली वीडियो मिलेंगी, आपको कल सेकंड पार्ट देंगे। और दोस्तों हो सकता है कल से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए, जिसमें दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपको स्टार्टिंग में जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आज भी जो है दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को ही देखते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। और दोस्तों इससे पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर कल से लाइव क्लास स्टार्ट होती है आपकी, तो उसका टाइमिंग रहेगा 9 PM। याद रखिएगा दोस्तों, जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अगर लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है ए जनतांत्रिक, बी है सहानुभूतिपूर्ण, सी है स्वेच्छाकारी, डी वांछनीय सूचना देने वाला। तो दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा तो वो रहेगा आपका सी स्वेच्छाकारी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो स्वेच्छाकारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर ब्रूम ने दिया है। राइट आंसर यहाँ से आपका जाएगा सी, विक्टर ब्रूम। और विक्टर ब्रूम जो है ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, विक्टर ब्रूम। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर आपसे मास्लो की बात की जाए, तो मास्लो ने जो है दोस्तों अभिप्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा का पदानुक्रम, मास्लो ने जो है अभिप्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया। और दोस्तों अगर आपसे हर्जबर्ग की बात की जाए, हर्जबर्ग की, तो इन्होंने जो है दोस्तों अभिप्रेरणा का दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है। दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, मास्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत, और हर्जबर्ग ने दोहरा कारक का सिद्धांत दिया, और विक्टर ब्रूम ने जो है अभिप्रेरणा का प्रत्यय सिद्धांत दिया है। और अब बात की जाती है स्किनर की, तो दोस्तों स्किनर ने जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा इसे सी। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन में है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है सूचना प्रक्रियाकरण, और सी है आपका व्यक्तिक, डी है व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों आपका जो यहां से राइट आंसर बनेगा वो रहेगा आपका बी, सूचना प्रक्रियाकरण। टिक कर लीजिएगा इसे, सूचना प्रक्रियाकरण। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? दोस्तों यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी। ऑप्शन में रेखीय अभिक्रम, या शास्त्रीय अभिक्रम, या कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, और डी है तैयारी और सर्जन। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बनता है वो होता है सी, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा था कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है, तो दोस्तों कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो यहां से आपका राइट आंसर जो बन जाएगा वो होगा सी। टिक कर लीजिएगा इसे, और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन में दिए जा रहे हैं आपके अनिश्चित से निश्चित की ओर, बी है दृश्य से अदृश्य की ओर, सी सरल से कठिन की ओर, डी है निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा डी,
कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो आपका डी राइट आंसर बनता है, निगमन से आगमन की ओर जो है आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। और दोस्तों हम आपके सामने कुछ यानी शिक्षण सूत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। देख लेते हैं एक बार शिक्षण सूत्र क्या क्या है। शिक्षण सूत्र दोस्तों निम्न है, देख लेते हैं। पहला दिया है सरल से जटिल की ओर, याद कर लीजिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव सिद्ध से तर्क संगत की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और पूर्ण से अपूर्ण की ओर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षण सूत्र निम्न है, यहाँ पर दिए जा रहे हैं कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद की बात की जा रही है। क्या होता है? तो ऑप्शन में है ए शिक्षण, बी है योजना बनाना, सी है प्रतिपुष्टि, और डी है आपकी प्रस्तावना। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो होगा बी, योजना बनाना। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्रम क्या होता है, कैसे निर्धारण किया जाता है, यानी क्या क्या है इसके क्रम। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पाठ योजना बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद शिक्षण, फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि रहेगी, और फिर इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? पुनः पाठ योजना बनाना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद हम फिर से पुनः शिक्षण करेंगे, और इसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके ये सभी क्रम दिए गए हैं, तो आप इसे देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले पाठ योजना बनेगी, फिर शिक्षण होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगी, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, और पुनः प्रतिपुष्टि। याद रखिएगा, आपको ये 3 याद रखने हैं। इसके बाद आपको पुनः करना है यही का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। पूछा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण कराएगा योजना बनाना। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर में शामिल है? कौन सा अवबोध स्तर में शामिल है? तो ऑप्शन में है ए अनुप्रयोग, बी है तुलना, सी है पृथक्करण, डी है अन्वेषण। आपसे अवबोध स्तर की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा डी अन्वेषण। टिक कर लीजिएगा इसे, डी को, अन्वेषण जो है आपका राइट आंसर रहेगा, डी अन्वेषण। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो शिक्षण के जो है 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, और दूसरा जो होगा आपका वो रहेगा अवबोध, और तीसरा जो होता है वो होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर याद रखिएगा, पहला रहेगा आपका स्मृति स्तर, दूसरा क्या होता है, यानी शिक्षण के 3 स्तर है। पहला स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, और तीसरा है चिंतन स्तर। तो अगर हम दोस्तों पहले स्मृति स्तर की बात करें, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर में जो है आपके संकेत अधिगम आता है, यानी स्मृति स्तर में जो है संकेत अधिगम शामिल होता है, और श्रृंखला अधिगम को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? संकेत आता है, पहला आपका संकेत अधिगम, अधिगम, और दूसरा आएगा आपका श्रृंखला। ठीक है, इन दो को शामिल किया जाता है इसमें। और दोस्तों अब बात करते हैं अन्वेषण की। दूसरा आता है आपका अन्वेषण। अन्वेषण में जो है दोस्तों, यानी अब दूसरा आएगा अवबोध। अवबोध में जो है अन्वेषण को शामिल किया जाता है, अवबोध। दूसरा है अवबोध। अवबोध में जो आपका अन्वेषण शामिल किया जाता है। तो यहां से दोस्तों जो आपका राइट आंसर बनता है वो होता है डी। तीसरा रहेगा आपका चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर में जो है पहली आपकी आती है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक याद रखिएगा, आलोचनात्मक अधिगम स्तर, और दूसरा रहेगा आपका मौलिक, मौलिक चिंतन। पहला आलोचनात्मक अधिगम स्तर, दूसरा रहेगा आपका मौलिक चिंतन
स्तर, इन दोनों को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया तो किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। पूछा जा रहा है एक छात्र पढ़ रहा है, कोई छात्र है वो अपना पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा हो, बुक पढ़ सकता है या कोई न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, उसका नाम लेकर बुलाया तो किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। ए है स्पर्श संवेदना। अब तो वो पढ़ रहा है कोई बालक और पीछे से किसी ने बुलाया या कहीं से भी बुलाया, किसी ने आवाज दी होगी उसे, और जब उसका नाम लेकर बुलाया गया तो वो स्पर्श संवेदना तो करेगा नहीं। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर जो है गलत, यानी स्पर्श संवेदना जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा, और बी है आपका ध्वनि संवेदना। अगर कोई बुला रहा है, आवाज दे रहा है, तो दोस्तों ध्वनि संवेदना पहले तो वो बालक जो है पढ़ रहा है, यानी बच्चा जो है आपका बुक को पढ़ रहा है, तो वो ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा अपनी। यहाँ पर पूछ रहा है किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो दोस्तों वो ध्वनि संवेदना द्वारा जो है अनुक्रिया को प्रकट करेगा, क्योंकि किसी ने आवाज दी तो पहले उसे वो सुनेगा। ठीक है, ध्वनि संवेदना द्वारा प्रकट करेगा। अब नेक्स्ट है आपका दृष्टि संवेदना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्षण संवेदना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, ध्वनि संवेदना। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। इस पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी अवधि जो है 2 से 7 साल है। टिक कर लीजिएगा इसे, राइट आंसर बनता है आपका बी, 2 से 7 साल। दोस्तों पियाजे ने जो है इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं में पहली जो है आपकी वो है इंद्रियक गामक अवस्था, जिसे संवेगात्मक अवस्था भी कहा जाता है। पहली क्या है, इंद्रियक गामक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों पहली अवस्था क्या है, वो है संवेगात्मक अवस्था। अगर दोस्तों आपसे पहली अवस्था की अवधि पूछी जाती है तो ये रहेगी आपकी जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष, चाहे तो आप कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगी आपकी सेकंड सेकंड रहेगी आपकी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पर दी जा रही है। दूसरी रहेगी प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अगर अवधि पूछी जाती है तो रहेगी 2 से 7 साल, जैसा कि बता चुके हैं। और अब आपका आएगा तीसरा। जो तीसरा रहेगा ये है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर आपसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी जाती है तो ये रहेगी आपकी 7 से 11 वर्ष। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, किसी आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिए होंगे, तो कभी कभी आपको 11 की जगह 12 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर अवधि पूछी जाती है तो आपका आंसर बनेगा 7 से 11 या 12 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। अब लास्ट अवस्था है आपका 3 हो गया, आपका चौथा है, ये रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर अवधि पूछी जाती है आपसे, औपचारिक, तो आपका आंसर रहेगा 11 या 12 वर्ष से 15 वर्ष। याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे अवधि पूछी जाती है औपचारिक की तो 11 से 15 वर्ष रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। पहली कौन सी होगी आपकी इंद्रिय गामक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था। दूसरी होगी आपकी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट आपकी होगी, यानी चौथी आपकी होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, तो ऑप्शन में है ए बिने, बी है चॉमस्की, सी है पॉवलव, डी है मास्लो।
तो दोस्तों भाषा विकास की बात की जा रही है यहाँ पर, कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो भाषा विकास से संबंधित। दोस्तों ये जो आंसर बनेगा इसका वो रहेगा बी, चॉमस्की जो है भाषा विकास से संबंध रखते हैं, तो राइट आंसर बनता है आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अगर हम बिने की बात करें तो बिने ने जो है दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया है। बिने ने क्या किया, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया। और दोस्तों अगर पावलव की बात की जाए तो पावलव ने जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, यहाँ से जो आपका पूछा जा रहा था वो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित, तो 224 का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। टेट और सीटेट दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा इसे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ऑप्शन में अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, बी है संकेत अधिगम, और सी है संज्ञानात्मक अधिगम, डी रहेगा स्थान अधिगम। तो दोस्तों अधिगम, यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो रहेगा ए, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। टिक कर लीजिएगा इसे, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये जो सिद्धांत रहा है आपका, इस सिद्धांत को दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था इस सिद्धांत में वो किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर, याद रखिएगा बिल्ली। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन में 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सी है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, यहाँ पर आयु वर्ग और विलंब विकास की बात की जा रही है, और डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका बी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। इस आयु में दोस्तों क्या होता है, यानी 8 से 10 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि बालक और बालिका में जो है सामूहिक प्रवृत्ति जो है प्रबल हुआ करती है। 8 से 10 वर्ष की अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति जो है प्रबल हुआ करती है, और ये लोग ये सोचते हैं, यानी बालक और बालिका ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक समय साथ में व्यतीत करें। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। टिक लीजिएगा इसे, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था कौन सी है। ऑप्शन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेगात्मक गामक अवस्था। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो रहेगा बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। टिक कर लीजिएगा इसे, बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था कौन सी, आपको ऊपर अभी बताया था मैंने। पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली कौन सी थी, पहली जो बताई थी मैंने आपको वो बताई थी इंद्रिय गामक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था। दूसरी बताई थी आपको पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपसे प्रश्न में पूछी गई थी। और तीसरी यहां पर पूछी जा रही है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था कौन सी है, वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियावस्था। और अगर आपसे फोर्थ पूछी जाती है तो फोर्थ रहेगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको 2 बार बता दिया और आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक मूल्य कौन सा है। दोस्तों यहां पर सामाजिक मूल्य की बात की जा रही है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो यहां से जो आप ऑप्शन में है आपका ए है प्राथमिक लक्ष्य, और बी है आपका मूल प्रवृत्ति, सी है सहायता परक व्यवहार, डी रहेगा आपका आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो रहेगा सी, सहायता परक व्यवहार।
सहायता परक व्यवहार की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है दोस्तों आपका दान, सेवा, निवास, समूह आदि जो है आपके सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे दान हो गया, आपकी सेवा हो गया, निवास हो गया, समूह हो गया, ये सब ये आपके किसमें आएंगे, आपके सामाजिक मूल्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां से बनता है सी। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपके कल से जो है लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपकी 9 PM पर स्टार्ट होगी। ठीक है, याद रखिएगा 9 PM पर स्टार्ट होगी, और जिसमें आपके बाल विकास के यानी CDB के क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको पहले बता दे, अधिगम ने जो है सीखने के नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के सीखने के नियम दिए हैं, यानी सीखने के नियम क्या क्या दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तो ये दो दिए हैं इन्होंने। पहला दिया है आपका प्राथमिक नियम और दूसरा दिया है आपका गॉड नियम। पहला प्राथमिक नियम दिया है और दूसरा दिया है गॉड नियम। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 नियम दिए। पहला दिया है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम दिया। दूसरा दिया अभ्यास का नियम, और तीसरा जो दिया है वो आपका दिया है प्रभाव का नियम। तो यहां से अब देख लेते हैं चौथा कौन सा है। देखिए तत्परता का नियम यहां पर मिलता है, मैच करता है, और अभ्यास का नियम भी दिया गया है, और तीसरा जो आपका प्रभाव का नियम था वो भी दिया गया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साफ साफ कि कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बचता है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर जो बनेगा आपका सी रहेगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब दोस्तों यहां से देख लेते हैं गॉड नियम को भी। गॉड नियम कौन कौन से दिए हैं। ठीक है, गॉड नियम में जो दिया है, पहला दिया है आपका आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा है आपका बहुआंशिक क्रिया का नियम, बहुआंशिक। ठीक है, बहुआंशिक क्रिया का नियम। तीसरा जो दिया आपका वो दिया है आपका सादृश्यीकरण का नियम, सादृश्यीकरण का, याद रखिएगा। और चौथा जो दिया है वो दिया है सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम। और एक और दिया है आपका जो लास्ट है वो है मनोवृत्ति एवं अवृत्ति का नियम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्राथमिक नियम है, प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 दिए, और जो गॉड नियम या द्वितीयक नियम जो है, गॉड नियम को द्वितीयक नियम भी कहा जाता है, ये इन्होंने 5 दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।